फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए जाने वाले संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात किया था। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ये दोनों जो है जिस 5 प्रकार के रीट को जारी कर सकता है भारत के नागरिकों के मूलाधिकार की रक्षा के लिए, उस रीट्स के बारे में हमने डिटेल में जानकारी आपको दी थी और उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आप भारत के संविधान की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला के अंतर्गत दिए जाने वाले जितने वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपके नॉलेज को एनरिच करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। और आप सब धीरे धीरे हमसे ट्यून्ड भी हो रहे होंगे और यहां तक कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी जो है हमने लगातार वीडियोस डाले, कुछ अंतराल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन यही है कि मैं कम से कम जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो इतिहास का पोर्शन है वो पोर्शन जो है वो क्या है कि मैं खत्म करूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए आज की इस क्लास में भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत राज्य की नीति के निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की जो बात की गई है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में उसका वर्णन किया गया है, उसके संबंध में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं जानकारी हासिल करेंगे, इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि वास्तव में देखिए जो सीखने की जो प्रक्रिया है वास्तव में वो क्या है कि वो अनवरत, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के अंतर्गत यही बात की कि वास्तव में जब तक हम जिंदा रहेंगे सत्य के साथ हमारे प्रयोग जो है वो चलते रहेंगे। इसलिए सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो मैं आपको सिखाने की बात करता हूं, आप ऐसा ही सोच रहे होंगे कि सर जो है वो क्या है कि हमें संविधान सिखा रहे हैं। वास्तव में सिखाने में ही जो है कह सकते हैं कि हम सीखते भी हैं और इसीलिए मैं अक्सर यही कहता हूं कि आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सीखेंगे, मैं सीखूंगा अपने ही द्वारा कही गई बातों से और उस सीखने के क्रम में आप भी हमसे कुछ ना कुछ सीख जाओगे। बस यही जो है फर्क है थोड़ा सा सीखने और सिखाने में। और वास्तव में गुरु और शिष्य की बात भले ही आप समझें, लेकिन मैं भी आपकी तरह शिष्य ही हूं, क्योंकि शिष्य वही होता है जो लगातार सीखता रहता है और लगातार सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए एक व्यक्ति कभी भी गुरु नहीं हो सकता, बल्कि वो अक्सर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए शिष्य ही रहता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने जो भी जीवन में अनुभव हासिल किए, हमने संविधान को पढ़ा, राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा, ठीक है ना, तो उसमें जो भी थोड़ा सा अंश ज्ञान के हम समेट पाए, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं पहले से ही कहता हूं मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, बट मैं सीखने की कोशिश हमेशा करता हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं जो कुछ आपको दे रहा हूं वो कोई और नहीं दे सकता, बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जो कुछ भी करूं औरों से बेहतर करूं, औरों से बेहतर मैं आपके लिए कर सकूं। बस इतनी सी ही कोशिश होती है और इतनी सी ही जो है वो कह सकते हैं कि अहम समझ लो ये हमारा, ये इतनी सी ही घमंड है हमारा कि मैं आपके लिए कुछ कोशिश करता रहता हूं और खुद को सिखाने के क्रम में कुछ आपको भी सिखा जाता हूं। फिलहाल आगे बात हम बढ़ाते हैं। देखिए राज्य की नीति के निदेशक तत्व की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे साफ पहले शब्द का मतलब समझिए, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। यहां पे क्या है कि अगर आप देखिए राज्य की परिभाषा पहले समझिए कि स्टेट कहते किसको है, और ये स्टेट का परिभाषा हमने आपको जो है वो क्या है कि भारत के संविधान का जब भाग 3 की हम बात कर रहे थे, जब हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे, जब हम अनुच्छेद 12 से 35 के बीच बात कर रहे थे, जब हमने आपको ये बताया था कि भारत के संविधान के भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकारों की बात अब जो है वो की जाती है, ठीक है। और उन मौलिक अधिकारों की जो 6 मौलिक अधिकार है वो 14 से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो 14 से लेकर जो है वो क्या है कि उधर 35 तक जो है वो चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि 12 और 13 आर्टिकल में किसका जिक्र है। तो हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 में क्या किया गया था कि उसमें सबसे पहले राज्य को डिफाइन किया गया था। राज्य को डिफाइन इसलिए किया गया क्योंकि जो मौलिक अधिकार है ना, वो मौलिक अधिकार एक प्रकार से नकारात्मक अधिकार है। नकारात्मक कहने का मतलब है कि राज्य को क्या नहीं करना है इसके बारे में जिक्र करता है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है, जैसे कि आर्टिकल 13 के खंड 2 में यह कहा गया कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, और अगर हनन करता है तो हनन की मात्रा तक
उसके वो कानून जो है वो क्या होंगे, अमान्य होंगे। ठीक है, ये बात कहते हैं किसके किसके लिए कहा जा रहा है, राज्य के लिए। लेकिन सबसे पहले हमें तो यही तो जानना होगा ना जिसके लिए कहा जा रहा है, कि उससे कहा जा रहा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम यानी राज्य नहीं करेगा। तो राज्य है क्या, पहले इसको तो डिफाइन करेगा ना। तो अनुच्छेद 12 में क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट का जो पहला जो अनुच्छेद 12 है उसमें सबसे पहले राज्य को ही डिफाइन किया गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 36 से 51 के बीच के नीति निदेशक तत्वों में, उसमें भी सबसे पहला जो आर्टिकल है ना, उसमें इसी बात की चर्चा है कि राज्य वास्तव में क्या है। और उसमें साफ साफ यह कहा गया आर्टिकल 36 में कि राज्य का वही मतलब होगा जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो डिफाइन किया गया है। और उसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्र हो गया, केंद्र की सरकार, केंद्र का विधानमंडल, राज्य की सरकार, राज्य का विधानमंडल, फिर उसके अधीनस्थ जितने भी जो है सरकारी कर्मचारी वगैरह सब होते हैं वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य के अंतर्गत जो है वो क्या है कि जो आता है उसके बारे में। तो यहां पर जब हम कहते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ठीक है, तो राज्य हो गया केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, केंद्र का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, उसके सबऑर्डिनेट जो अधिकारी कर्मचारी वो सब आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप बताओ कि राज्य जो है वो राज्य किसके लिए, जनता के लिए। तो राज्य जनता के लिए जब कोई नीति बनाएगा तो उसको डायरेक्शन जो देने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो पॉलिसीज है, उसी पॉलिसीज का जिक्र जो है वो किया गया वहां पर। यानी देखिए राज्य हमेशा ध्यान रखेगा कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हम तो यही कहते हैं ना कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ठीक है ना। तो जनता के द्वारा शासन का मतलब जनता डायरेक्ट तो शासन करेंगे नहीं, डायरेक्ट जो है वो क्या है कि डायरेक्ट शासन ही एग्जैक्टली शुद्ध डेमोक्रेसी वही होता है कि जनता खुद से शासन करे। लेकिन स्थिति इतना, चूंकि हर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है मैक्सिमम कंट्रीज का, तो उसमें जनता का डायरेक्ट जो है हर चीज में ओपिनियन लेना वो कठिन काम होता है। जनता की हर जगह पे भागीदारी तो लेना जो है वो कठिन काम होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सब क्या करते हैं कि हर क्षेत्र में जनता जो है मिलकर वो अपनी एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि ही उनके हितों की वकालत करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि राज्य जब भी जनता के लिए, क्योंकि जनता के लिए ही जो है आपको बनाया गया और जनता ने ही बनाया, इसलिए जब भी आप कोई पॉलिसी बनाओगे तो उसको निर्देश देने वाला कि आप ये पॉलिसी बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा ये चीजें जो है क्या है कि ये टारगेट है आपका राज्य के लिए, ये टारगेट है। जब भी अपनी पॉलिसीज बनाएगा तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। और ये सारी जो चीजें हैं यही जो है राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, राज्य की नीति को डायरेक्शन देने वाले एलिमेंट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यही है राज्य की नीति का निदेशक तत्व। और इसे ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसमें जिक्र किया गया, ठीक है ना। आज के इस क्लास में हम आर्टिकल्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम ज्यादा बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं क्या, और दूसरी बात कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तीसरी बात कि कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर भारत की संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है, उसको उसमें जोड़ा, उसमें उसको जो है कह सकते हैं कि उसमें उसको मेंशन किया, और वो समिति कौन सी है हम लोग ये देखेंगे। साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उस फंडामेंटल राइट्स से राज्य की नीति के निदेशक तत्व किस रूप में भिन्न है, ठीक है, भिन्न है, वो कौन क्या क्या अंतर है, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा ऐसा केस था, ठीक है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि भले ही भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है, भले ही दोनों में कई आर्टिकल्स अलग अलग दिए गए और भले ही वो दोनों में अंतर है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं। अंतर होने का मतलब एक दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है, जिसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात जो है वो क्या है कि कौन से केस में किया गया, हम लोग आज के क्लास में इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको जो है बोर्ड पे ले जाता हूं, बोर्ड पे सारी बातें जो है मैं कोशिश करता हूं लिख दूं, जो भी कम से कम जो इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी तो लेक्चर में बताता हूं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है और जहां से लगता है कि सवाल आ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं बोर्ड पर लिख देने की। तो चलिए अब मैं आपको बोर्ड पर ले जाता हूं।
राज्य की नीति के निदेशक तत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और साथ में जो है ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बार बार राज्य की नीति के निदेशक तत्व से अच्छा है कि इसको जो है क्या है कि शॉर्ट में कहा जाता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और ये कौन से भाग में दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि यह जिस भाग में दिया गया है वो भाग जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो है भाग 4, ठीक है। वो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, ठीक है। इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहा जाता है। राज्य की नीति जो पॉलिसी ऑफ स्टेट्स है उसको निर्देश करने वाले एलिमेंट्स, इसी को कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। तो डायरेक्टिव हो गया, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसको एलिमेंट्स कह सकते हैं जो निर्देश करता है। राज्य जब भी नीति का निर्माण करेगा तो ये जो निदेशक तत्व में जिन जिन बातों की चर्चा है उसको ध्यान में रखकर करेगा, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व में जो विभिन्न अनुच्छेदों में जो बातें की गई है वो बातें एक प्रकार से राज्य के लिए डायरेक्शंस है, जो उसका निर्माण जो है, जो उसका प्रयोग राज्य की नीतियों के निर्माण के दौरान करेगा। इसीलिए इसको कहा गया राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। अब यहां पे देखिए नीति निदेशक तत्व, ये जिस देश के संविधान से लिया गया वो आयरलैंड का संविधान है। ये ध्यान रखिएगा दुनिया में बहुत ही कम, मतलब लगभग ना के बराबर देश है जहां पर राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की बात की गई है। अक्सर जो है ये कहा जाता है कि हमारे देश का जो संविधान है दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान है, ठीक है। और इसकी आलोचना आइवर जेनिंग्स जो है वो करते हैं, ठीक है, कि इतना बड़ा संविधान है, इतना इसमें जो है मौलिक अधिकार का इतना बड़ा जिक्र करने की जरूरत क्या थी, इसमें राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को रखने की जरूरत क्या थी। फिर आप देखिएगा मूल कर्तव्य की अगर बात करिए, दुनिया में कह सकते हैं कि अगर कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो जापान ही एकमात्र ऐसा देश है भारत के अतिरिक्त जो है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज केवल इंडियन संविधान में अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें तो जापान के साथ साथ इंडिया में भी है। तो इंडिया के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, इंडिया के संविधान में नीति निदेशक तत्व भी है, ठीक है। इंडिया के संविधान में फंडामेंटल राइट्स का भी जो है जिक्र किया गया, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो इसकी वजह से और सबसे बड़ा छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन किया गया, इसलिए हमारे देश का संविधान जो है वो क्या है कि बड़ा हो गया। इसलिए हमारे देश में जो है वो क्या है कि संविधान क्यों बड़ा हो गया, इसका बड़ा ही बेहतरीन जवाब जो है वो क्या है कि BR अम्बेडकर साहब ने दिया है। उन्होंने ये कहा कि भारत की जो भूमि है वो मूलतः अप्रजातांत्रिक है, ठीक है। वो क्या है, अप्रजातांत्रिक है, जिसमें प्रजातंत्र की इमारत को बड़े ही सोच समझकर सावधानी पूर्वक जो उस पर खड़ा कर दिया गया है भूमि अप्रजातांत्रिक। लेकिन हम किसकी बात करते हैं, हम करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लेकिन अगर हिंदुस्तान में आप जो है पूरी व्यवस्था को अगर माइनॉरिटी ऑब्जर्व करिए तो हर जगह पे अलोकतांत्रिक बातें ज्यादा दिखेगी, ज्यादा वो उभर कर सामने में आती है। तो ऐसी स्थिति में BR अम्बेडकर साहब ने भी इसको क्या है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वास्तव में क्या है कि हिंदुस्तान की जो भूमि है वो मूलतः अप्रजातांत्रिक है, जिसमें प्रजातंत्र की इमारत को बड़े सोच समझकर बड़ी चालाकी से, चतुराई से उसको जो है वो खड़ा किया गया। तो उन्होंने ये कहा कि जब अप्रजातांत्रिक है तो ऐसी स्थिति में कुछ भी हम विधायिका के भरोसे छोड़ नहीं सकते थे, और हमें जो है हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जो बातें हैं इन बिल्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है और संविधान सभा में डिस्कशन करके उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। और इस वजह से क्या है कि मौलिक अधिकारों या नीति निदेशक तत्वों या फिर जो है कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज, तो खैर बाद में आया कि उन सबों को जो है वो क्या है कि संविधान में जगह दिया गया, उसको लिखित रूप से कह सकते हैं। और एक बात समझिएगा कि संविधान में अगर किसी चीज को मेंशन कर दिया जाता है ना तो वो क्या होता है, देखिए बाद में संसद कानून बनाए और फिर उसको लागू करे, उसका भी अपना एक वैल्यू है। लेकिन मूल संविधान में अगर उस बात का जिक्र है तो उसकी पवित्रता कहीं ज्यादा बढ़ जाता है कि वो मूल संविधान में, और मूल संविधान हमारे देश का सर्वोच्च जो है वो कह के स्थान रखता है, सर्वोच्च विधि है, और उसमें अगर जगह है तो उसका एक अलग वैल्यू, उसकी अपनी अलग डिग्निटी, उसकी अपनी अलग पवित्रता, पायसनेस जो है वो कह कि वो एक मतलब परिलक्षित होने लगता है। तो ये एक प्रकार से जो है क्या है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर ध्यान ये रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है
वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर आई। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात आएगी तो तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर वो जो है संविधान में इनकॉर्पोरेट हुआ। फिर अगर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आएगी, मूल कर्तव्य की बात आएगी, तो मूल कर्तव्य जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर उसको जो है जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर, और इसका उद्देश्य क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक लोक कल्याणकारी राज्य जो है ये जो है वेलफेयर जो स्टेट होता है उसकी वेलफेयर की अगर बात करें, लोक कल्याणकारी की बात करें, तो देखिए वास्तव में क्या होता है कि स्टेट जो है यहां पे देखिए समझिएगा कि लोकतंत्र और गणतंत्र का जो हमने एक सूक्ष्म अंतर बताया था, ठीक है, आपको शुरू के वीडियोस में देखिएगा कि उसमें देखिए वो सब चीजें जब तक समझोगे नहीं ना तब तक आप को रिलेट नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि संविधान का जो मकसद है, जो उद्देश्य है वास्तव में है क्या। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए क्या चीज था कि गणतंत्र एग्जैक्टली क्या है कि उसको इंग्लिश में कहा गया रिपब्लिक, जो लैटिन भाषी शब्द है रेस और पब्लिका जैसे दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका मतलब रेस मतलब मैटर है और पब्लिका मतलब पब्लिक हो गया। तो पब्लिक से संबंधित बातें, ठीक है, पब्लिक से संबंधित बातें, यानी इसके अंतर्गत कहा गया कि कोई भी जो है कह सकते हैं कि जो भी शासक है वो शासक जब राज्य पर शासन करेगा तो वो यह नहीं समझेगा कि वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, बल्कि वो जब भी शासन करेगा ये मानकर चलेगा कि वो सर्वजन की संपत्ति है और उसी के हिसाब से निर्लिप्त भाव से काम करेगा। उसकी जो कह सकते हैं जो सैलरी है उसकी जो बनती है बस उस पर नजर रखेगा और ज्यादा से ज्यादा जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो इसलिए इसको कहा गया लोक कल्याणकारी राज्य। अब वेलफेयर स्टेट की बात की गई, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र की जब भी हम बात करते हैं तो लोकतंत्र केवल और केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र जो है वो क्या है कि जब कह सकते हैं बी आर अम्बेडकर साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान की जो भूमि है वो मूलतः अप्रजातांत्रिक है। तो अप्रजातांत्रिक जब वो बात कह रहे थे तो किस पॉइंट ऑफ व्यू, केवल क्या आपको लगता है कि केवल पॉलिटिकल सिस्टम के दृष्टिकोण से कह रहे थे क्या, बल्कि उनका जो मकसद था वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी देख लीजिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, निम्न वर्ण के लोगों को हे दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये एक प्रकार क्या हो जाएगा, सामाजिक अलोकतंत्र हो जाएगा। और अगर ये नहीं होगा, सब बराबर इक्वल स्टेटस का होगा, तो हम कहेंगे सामाजिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो गई। आर्थिक लोकतंत्र की बात आएगी तो कोई गरीब है कोई अमीर है, अमीर के द्वारा गरीबों का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सर्वहारा वर्ग जो प्रोलेटेरिएट क्लास है उसका कैपिटलिस्ट क्लास जो है उसका शोषण कर रहा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आर्थिक अलोकतंत्र हो जाएगा। और जब हम इसको एक कह सकते हैं एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना की बात जब हम करते हैं तो हम ये कहेंगे कि वहां पर आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। तो इसीलिए जब लोकतंत्र की बात आती है ना तो लोकतंत्र वास्तव में केवल और केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम का नाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक है, जहां पे हर जगह पे जो है वो क्या है कि इसको लागू किया जा सकता है। एक डेमोक्रेटिक एक समझ जाइए वो थिंकिंग है, वो एक सोच है, ठीक है, वो एक लोक सोच में क्या है कि किसी तरह का हमारे मन में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, हमारे मन में किसी को गाली देने की बात नहीं है, हमारे मन में कोई हिंदू मुसलमान का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे मन में कोई ऊंच और गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे मन में जो है अमेरिका हिंदुस्तानी ऐसे कोई बात नहीं है। हमारे मन में एक प्रकार से क्या है कि वही बात है जो रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, और कह सकते हैं हमारे देश की जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं ग्लोबल फ्रेटर्निटी की, जिसको हम कहते हैं विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो वो जब उसमें आता है तो वास्तव में वहां पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक हर तरह का जो डेमोक्रेसी है, हर तरह का जो लोकतंत्र है, जब हम ग्लोबल फ्रेटर्निटी की बात करते हैं ना उसमें हर चीज आ जाता है, हर बात कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता था, जिसका मतलब है सभी लोगों के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन के स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व है, ठीक है। तो
तो एक लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया, इसलिए हमें ये परिभाषा अच्छी लगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नोट किया, दिमाग में हमने जो है अपना नोट किया, और अपने अभी भी हमने लेक्चर दिया, हमने बताया, यही चीज मेंशन करने की कोशिश की। तो फिलहाल एक बार फिर से सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, इसके बाद अभी भी हमने एक शब्द का प्रयोग किया, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाजवादी समाज की स्थापना। इसमें क्या है, केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं पर्याप्त नहीं है, अपितु आर्थिक सामाजिक प्रजातंत्र की भी आवश्यकता है, और इसी को सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कहा गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी को जो है फेबियन समाजवाद, फेबियन समाजवाद देखिए, कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद था वो वैज्ञानिक समाजवाद था, ठीक है ना। और उसमें वो क्या करते थे, वो कहते थे कि हमें समाज में समानता समरसता की स्थापना करना है, सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना करनी है, और इसके लिए अगर पूंजीपतियों की हत्या भी करना पड़े तो भी वो मंजूर है। उनके लिए साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन पवित्र हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। पवित्र साध्य क्या है, समाज में समानता समरसता की स्थापना, कोई पूंजीपति कोई सर्वहारा वर्ग ना हो, सब एक इक्वल स्टेटस का हो, कोई अमीर कोई गरीब ना हो, कोई किसी का शोषण ना करे। ठीक है, ये है अल्टीमेट साध्य, ये साध्य पवित्र अच्छा साध्य, सब कुछ से कोई किसी का शोषण ना करे, सब इक्वल स्टेटस का हो। अगर इस तरह की बात की जाती है और ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो अच्छी है। लेकिन जब आप इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने की जो सोचते हो वो हिंसा से सोचते हैं कि पूंजीपतियों की नाश क्यों ना करना पड़े, उसकी हत्या क्यों ना करनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, साध्य तो पवित्र है लेकिन साधन आपका अपवित्र हो जाएगा। तो वैज्ञानिक समाजवाद में जो कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सवाद की बात की, उसमें क्या है कि उसमें केवल और केवल साध्य की पवित्रता की बात करते थे, साधन की पवित्रता पर बल देते नहीं थे। लेकिन जो फेबियन समाजवाद होगा ना, वो जस्ट इससे अपोजिट होगा। इसका भी मकसद है समाज में समानता और समरसता की स्थापना करना, लेकिन जो है वो क्या है कि वो हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, वो चरणबद्ध तरीके से और एक सामाजिक तरीके से समाजवादी पैटर्न से जो है वो क्या है कि स्थापित करना है। और फेबियन जो है ना, फेबियन याद रखिएगा कि ये वास्तव में क्या है कि एक रोमन सेनापति फेबियस कुंकटेटर मैक्सिमस के नाम पर जो है ये नाम पड़ा। और इनकी क्या पॉलिसी थी, ये रोमन सेनापति थे, इनकी पॉलिसी ये थी कि युद्ध मैदान में दुश्मनों से एकदम आमने सामने का टक्कर लेने से अच्छा है कि उसको धीरे धीरे जड़ से खत्म करें। ठीक है, धीरे धीरे जो है उसको डिप्लोमेटिकली जो है उसको क्या कि खत्म करें। तो यहां पर क्या है कि ये कहते हैं चरणबद्ध तरीके से, उसको आमने सामने की जो है कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए, हमें एकदम मारपीट नहीं करना है, हमको चरणबद्ध तरीके से और धीरे धीरे जड़ से हमें खत्म करना है। तो ये जो है वो क्या है, सीधे मुकाबले के बजाय धैर्यपूर्वक उत्पीड़ित कर विजय हासिल करना। तो यहाँ पे धीरे धीरे डायरेक्ट ना लड़कर धीरे धीरे करना, समाजवाद की स्थापना करना, यही है फेबियन समाजवाद। तो इसमें चरणबद्ध तरीके से राजनीतिक व सामाजिक सुधार, इसी को फेबियन समाजवाद कहा गया। और ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू इससे प्रभावित है और इसी को एक प्रकार से हमारे देश के संविधान में लागू करने की कोशिश की गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये जो है अनोखी विशेषता वाला, किसने बताया, अंबेडकर ने। ठीक है, किसने किसने क्या बताया ये समझ लीजिए। नीति निर्देशक तत्व उसे जो है अनोखी विशेषता वाला किसने कहा, अंबेडकर ने कहा। ठीक है, केसी वियर ने कहा उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो है क्या है कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा, आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा और राज्य की आत्मा का, ठीक है, राज्य की आत्मा आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा ग्रेनविले ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को कहा। ठीक है, ये जो है उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ठीक है, केसी वियर ने कहा। लेकिन इधर देखिए कि एक प्रकार का आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा गया, इसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा गया। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया राज्य के लिए, राज्य कोई जो नीति बनाएगा, आचार नीति व्यवहार नीति जो भी करेगा उसमें ये क्या करेगा, इसको इंडिकेट, उसको मेंशन करेगा। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया, यानी कि उसको डायरेक्शन है, राज्य को दिया गया डायरेक्शंस है। तो यहाँ पे लिखा है अनोखी विशेषता वाला, हाँ,
एक प्रकार का आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, एक प्रकार का अनुदेश पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए। एक बात को ध्यान से समझना है कि फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व में जो है अंतर क्या है, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसके बारे में बताया गया मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। पहले मैं बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको बोर्ड पे जो है वो ले जाऊंगा। देखिए फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो पहली बात, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है, ये भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 के बीच में है, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में है। तीसरी बात, फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक नकारात्मक संकल्पना है। यहां पे इसको समझिएगा, नकारात्मक संकल्पना मतलब ये हो गया कि ये राज्य से कहता है कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो भाग 3 के द्वारा देश के लोगों को प्रदान किए गए अधिकारों का हनन करता हो। कोई ऐसा काम नहीं करोगे, नहीं करोगे, दैट इज वाई इट इज नोन एज निगेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या होगा, इस वजह से इसको नकारात्मक संकल्पना कहकर पुकारा जाएगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा, एक नकारात्मक संकल्पना है। अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 13 के खंड 2 में यह कहा गया कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का हनन करता हो, न्यून करता हो, और अगर ऐसा करता हो तो न्यून की मात्रा, हनन की मात्रा तक वह क्या होगा कि वह एक प्रकार से न्यून होगा, उतना जो है हनन की मात्रा तक वह न्यून होगा, ठीक है। ये बात जो है वो क्या है, किसमें कहा गया, तो ये क्या हो जाता है, ऐसा काम नहीं करेगा, इसलिए नकारात्मक संकल्पना है। लेकिन राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा ये नीति है, इसको लागू करेगा, यानी यहां करेगा की बात है, इसलिए हो जाएगा सकारात्मक संकल्पना। तो तीसरा जो है अंतर हो गया, वो हो गया कि वो नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। चौथी बात कि अगर भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार का हनन होता है या भाग 3 में कही गई जो बातें हैं अगर राज्य उसको नहीं मानता है, उसके अगेंस्ट में जाकर काम करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जनता अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकता है और अदालत से 5 प्रकार के रीट जारी करने की बाद, जो जहां पे फिट बैठता है उसके हिसाब से वो रीट जारी करने की बाद अपील जो है वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन नीति के निर्देशक तत्व में जो बातें की गई है उसमें ये कहा गया, राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 के अंतर्गत एक कॉमन सिविल कोड की जो बात की गई है उसको लागू करने की कोशिश करेगा। इतना दिन बीत गया, क्या कॉमन सिविल कोड लागू हुआ? नहीं हुआ। तो क्या कोई व्यक्ति जा सकता है कि राज्य को इतना साल हो गया कहे हुए संविधान का कि जो है कॉमन सिविल कोड लागू किया, लागू नहीं किया, इसके ऊपर मुकदमा याचिका मतलब जारी करिए, क्या इस तरह से बातें हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो नीति के निर्देशक तत्व जो है ना, ये इसका मतलब क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जुडिशियबल है, वो न्याय योग्य है, उसके उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है न्याय योग्य नहीं है। केवल और केवल जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि यह राज्य से संवैधानिक अपेक्षा करता है, राज्य से यह संवैधानिक अपेक्षा करता है कि राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा तो 36 से 51 के बीच की नीति निर्देशक तत्व में जो बातें की गई है उन बातों को, उन भावों को वो लागू करने की कोशिश करेगा। इसलिए वहां पर जो है इस तरह की बातें वहां पे बाध्यकारी नहीं है। अगर लागू नहीं करता है, वहां पे साफ कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर लागू नहीं करेगा तो वहां पर जो है उसके खिलाफ मुकदमा होगा, बल्कि आर्टिकल 37 में जो है ये साफ साफ कहा गया। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 37 में साफ साफ कह दिया, ठीक है। अभी भी हमने आपको बताया। तो आर्टिकल 37 के आधार पर ही यह कहा जाता है कि यह जुडिशियबल नहीं, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, केवल संवैधानिक अपेक्षा है। दूसरे शब्दों में न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। सवाल पैदा ये होता है कि क्यों नहीं जुडिशियबल बनाया?
राज्य की जिम्मेदारियां क्या है। राज्य जब नीति बनाएगा तो जो नीति निर्देशक तत्व है, जो उसमें आप कह सकते हो कि गांधीयन जो फिलॉसफी है ना, गांधीयन जो कह सकते हैं कि उनका जो भारत का जो एक भावी जो योजनाएं थी गांधी जी की सोच में, उसको एग्जीक्यूट करने की जो है एक कोशिश दिखती है। अगर आपको ये कहा जाए कि गांधी जी के विचारों का सबसे अच्छा निरूपण कौन से संविधान के कौन से हिस्से में हुआ, तो वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें पंचायत, ग्राम पंचायतों की बात की गई, ठीक है, आर्टिकल 40 वगैरह में, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक बात समझिएगा कि जो बात यहां पे हो रही है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है वो ज्यूडिशियल नहीं है। क्यों नहीं है? राज्य अगर नहीं लागू करता है तो उसके खिलाफ कोई व्यक्ति मुकदमा कर सकता है और न्यायालय में जा सकता है। क्यों नहीं कहा गया? तो इसका जो है वो क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया कि क्यों नहीं न्याय योग्य। रीजन ये था कि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, जब हमारे देश का संविधान 1950 में लागू हुआ, तो लागू जब हुआ तो हमारे देश की जो माली हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी और उसको जो है कह सकते हैं कि भारत का कह सकते हैं कि पुनर्संरचना करना था, उसको जो है उसके फिर से कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्ट करना था। तो ऐसी स्थिति में हो सकता था कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो बातें की गई उन सारी बातों को लागू करना और राज्य के लिए एकदम बाध्यकारी कर दिया जाए, तो हो सकता है कि बहुत सारी अति आवश्यक कोई अन्य कार्य है, वो अन्य कार्य जो है वो क्या हो जाता, बाधित हो जाता। इसलिए कहा गया कि नहीं, राज्य देख लेगा, जब वो उसके अनुकूल जब परिस्थितियां होगी तो वो क्या करेगा, उन चीजों को लागू करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। वहां पे ज्यूडिशियल इसलिए नहीं बनाया गया, बस इतनी समझ जाएगी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जो भी अभी हम आगे बात करेंगे, जो भी चीजें हैं ना, वो क्या है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको तत्काल लागू करना कठिन, मतलब जो है कठिन था, और ना ही उसके लिए मियाद का निर्धारण करना भी जो है पॉसिबल नहीं था। कहने का मतलब कि इतने तारीख के अंदर, इतने समय के अंदर करना ही करना है, ऐसा जो है कोई भी बंधन या बाध्यकारी जो है कोई आदेश जो है संविधान दे नहीं सकता था राज्य को। इसलिए राज्य से कहा गया कि उससे अपेक्षा करता है कि जब भी अवसर मिले और जब भी वो पॉलिसी बनाए तो ये जो बातें हैं उसको कोशिश करे लागू करने की। अगर संभव है तो उसको जरूर लागू करे, नहीं संभव है थोड़ा इंतजार किया जाए, और जब संभव हो जाएगा, जब राज्य जो है वो संसाधन संपन्न होगा तो फिर उसको लागू करने की कोशिश करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 में कहा गया कि 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करें, तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बच्चों की संख्या पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में कई लाख होंगे, कई करोड़ होंगे, तो कई करोड़ होंगे। तो अगर राज्य को जिम्मेदारी बंधन डाल दिया था तो उतने सारे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना वो क्या है कि वो कठिन काम था, क्योंकि और भी काम करने थे। इसलिए उसको कहा गया कि नहीं, उसको बाद में किया जाएगा। तो इसीलिए वहां पे ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा मनी इंटेंसिव था, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था, उसमें जो प्लान थे, और उसमें और इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान में भारत की आज़ादी के बाद बहुत सारी समस्याएं थी जिस पर फोकस पहले होना ज़रूरी था। इसलिए संविधान में बना तो दिया गया और कहा गया कि राज्य जब भी उसको मौका मिले और जब भी वो समर्थ हो तब जो है वो क्या है कि ये पॉलिसी लागू करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर जो है, तो ये बंधनकारी नहीं है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, केवल संवैधानिक अपेक्षा, दूसरे शब्दों में न्याय योग्य नहीं। और ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 37 कहता है इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अंतर, देखिए राजनीतिक मूलाधिकार क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, ठीक है ना। यहां पे ये समझिएगा हमारे देश का जो आप कह सकते हो कि प्रस्तावना है, उसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए तथा उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, ठीक है, लोकतंत्र सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए। तो प्रस्तावना में तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की भी बात कर दिया। और न्याय का मतलब बस इतना समझ आएगा, अगर राजनीतिक लोकतंत्र है, अगर सामाजिक और धार्मिक आर्थिक लोकतंत्र अगर है, धार्मिक भी आर्थिक लोकतंत्र है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र है
तो यही है एक्चुअली जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय भी, ठीक है ना। तो न्याय भी है तो वो क्या है कि जो मूलाधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। राज्य की नकारात्मक भूमिका हमने आपको अनुच्छेद 13(2) बताया। राज्य की सकारात्मक भूमिका की बात कि राज्य को करना चाहिए, राज्य को नहीं करना चाहिए। फिर हमने बताया न्याय योग्य, अनुच्छेद 32 और 226 बताया था कि अगर मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है। फिर ये हो जाएगा कानूनी महत्व का है और ये नैतिक महत्व, ये एक प्रकार से मोरली जो है एक अपील किया गया राज्य से कि जब लागू करोगे तो ये करना है। और ये क्या है कि राज्य कहता है कोई कानून नहीं बनाओगे, तो इसका कानूनी महत्व है, ठीक है। इसके बाद इसका क्षेत्र सीमित है। क्यों क्षेत्र सीमित है? क्योंकि ये एक राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है और इसका क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत वेरिएशंस है उसमें, तो इसलिए इसका क्षेत्र जो है व्यापक हो जाता है। और दूसरी बात, राज्य जो मूलाधिकार है आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाता है। हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर उसका निलंबन नहीं होता है आपातकाल के दौरान। हमने आपको बताया था कि पहले ऐसा था, लेकिन क्या हुआ कि बाद में जनता पार्टी की सरकार के समय में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें क्या किया, ये कहा गया कि नहीं, किसी भी हाल में आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। शेष सारे अधिकारों का निलंबन हो सकता है, आर्टिकल 20 और 21 का नहीं हो सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया है तो मौलिक अधिकारों का आपातकाल में निलंबन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है। लेकिन क्या नीति निर्देशक तत्व हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो नहीं होगा। उसका होने से क्या, उसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि आपातकाल के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, कोई देश की एकता और अखंडता को प्रॉब्लम पहुंचा सके। नीति निर्देशक तत्व में ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए वो आपातकाल के दौरान भी कंटिन्यूड रहता है, उसमें कहीं कोई भी निर्बंधन नहीं है। समझ में बात आ रही? तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और दोनों में, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि दोनों में इन अंतरों के होने का मतलब यह नहीं है कि दोनों में कोई विरोध है, बल्कि दोनों एक दूसरे का पूरक है। और ये बात ये बात जो की गई थी वो केशवानंद भारती बनाम, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में किया गया और कहा गया उसमें कि ये कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राज्य की नीति के निर्देशक है तत्व का ये जो कंपैरिजन था लोकतंत्र मौलिक अधिकार के साथ, उसका हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके विभिन्न जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और संभवतः हो सकता है कि इसमें 2 वीडियोस हो जाए या एक ही वीडियोस में भी बन सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।